अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मजे में होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स की डिटेल लेक्चर सीरीज चल रही है और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 3। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने हमारा वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिटेल से पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि आप किस तरह से वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा, लेक्चर नंबर 2 में, कि अगर आपके पास एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है जिसे हम एफएक्स ग्राफ भी कहते हैं, उसमें कैसे एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट किया जाता है और एरिया अंडर कर्व जो आप कैलकुलेट करते हो वो किस तरह वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो और उस कॉन्सेप्ट का फील हासिल किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने देखना है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन सी होती हैं और उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। साथ में फिर एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये जिस फील्ड के अंदर हम मौजूद हैं, बच्चे हम भी तो एक फोर्स फील्ड के अंदर हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई मैं आपको यहां पे जमीन पे रुका हुआ क्यों नजर आ रहा हूं? क्योंकि मेरे ऊपर अर्थ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसको आप वेट कहते हो, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। अर्थ मेरे ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस वजह से मैं आपको जमीन में रुका हुआ नजर आ रहा हूं और उड़ता हुआ हवा में नजर नहीं आ रहा। तो ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। किस तरह से ये देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, स्टार्ट करते हैं। अब मुझे पता है आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, सर लेक्चर नंबर 3 आप पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन आपने वही पिछले लेक्चर का चिपकाया हुआ है और बोर्ड ही आपने अब तक चेंज नहीं करा, नया बनाया। बेटे बोर्ड नया है, ये मतलब नए से मुराद है कि ये लेक्चर नंबर 3 का आगाज हमने इसी क्वेश्चन से करना है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं खुदा ना खास्ता बोर्ड मिटाना भूल गया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपने पास हेडिंग लगा लो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स या कंजर्वेटिव फील्ड्स। ठीक है, मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले 2 लेक्चर्स आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि एक सवाल ये है, एक सवाल मैं इसके बात कराऊंगा जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का होगा, ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इन 2 सवालों के रिजल्ट से हम अपना आज का लेक्चर लिंक कर रहे होंगे। सवाल देखो हमें क्या कहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कहता है ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सम पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी। आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है बच्चे जिसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर डिस्प्लेस किया गया है अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि इसके ऊपर फोर्स कैसी लग रही है? कांस्टेंट फोर्स लग रही है। हमें ये बात पता है भाईजान, अगर मैं यहां पे अपना ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ये चीज नजर आ रही है कि मेरे पास यहां पे 2 पॉइंट्स हैं। एक कोई पॉइंट ए है, मान लो दिस इज सम पॉइंट ए, एक कोई पॉइंट बी है मेरा बेटा, दिस इज सम पॉइंट बी। ठीक है मेरे बच्चे, और आपके पास आप कहां से कहां आए हो, मतलब ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया है? ऑब्जेक्ट आया है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो भाई मार्क कर देंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया है। दिस इज डेल्टा आर। डेल्टा आर बोले तो डिस्प्लेसमेंट, और हमें ये बात पता है कि हम जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से कहां आया है? ए से बी पे आया है, ऐसे ही कह रहे हैं। तो आप बोलोगे फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ 1, 2, 3, मतलब 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस आर ए। ये रहा भाई ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है बच्चे, ये मैं नई चीज कोई नहीं कर रहा, ये लेक्चर 1 और 2 में ऑलरेडी सब क्लियर है। ये उसी की कंटिन्यूटी में समझ लो एक 3rd लेक्चर है जिसमें आप वर्क डन को कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेट करोगे अभी जाके। तो ये आ गया हमारे पास i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस 2 i कैप माइनस 3 j कैप माइनस का 4 k कैप। ठीक है, i माइनस 2i बन गया हमारे पास माइनस i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 j कैप, प्लस माइनस माइनस साइन आया माइनस का तो माइनस j कैप, प्लस 3 k कैप माइनस 4 k कैप, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 4 कितना आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है, माइनस k कैप। ये हमारे पास क्या आ गया जनाबे वाला? ये हमारे पास आ गई डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? अब मुझे कैलकुलेट करना है मेरा बेटा वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करना है।
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किस किस का, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स कितना दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखा हुआ है ऊपर, डॉट माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। i वाला i से तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, भाई ये -1 है ना, -1 2 जा क्या हो गया -2, प्लस माइनस जा माइनस, 3 1 जा 3, प्लस माइनस जा माइनस, 4 1 जा 4, सबको ऐड कर लेंगे, माइनस का साइन आएगा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, क्या आया जनाब माइनस का 9 जूल। यानी कि अगर मैं आपको ये जो कहानी हुई है इसको यहां पे एक जगह ड्रॉ करके दिखा दूं तो ये ऐसे कह रहा है कि आपके पास एक कोई पॉइंट था A, एक कोई पॉइंट था B, ऐसे ही है मेरा बेटा, एक कोई पॉइंट था A, जो A पॉइंट आपको दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 2, 3, 4, एक कोई पॉइंट जो B दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट भी पता है 1, 2, 3, और आपके पास एक फोर्स लगी ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट आपका कुछ ऐसे मूव करता हुआ यहां कहीं पे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, हो सकता है ऐसे स्ट्रेट लाइन में आया हो सकता है ऐसे आया हो, आपको नहीं पता ये बात, ठीक है, आपको बस ये पता कि ये आपके पास भाईजान इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे और ये आपके पास क्या है फाइनल कोऑर्डिनेट्स है, यहां से यहां पे आ गया। ये डायग्राम अपने पास बना के रख लेना क्योंकि ये अभी हमें थोड़ी देर में हेल्प कर रही होगी। सेट हो गया। ये हमने जो वर्क डन कैलकुलेट किया ये कौन सी फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। कैसे पता चला, क्योंकि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है या डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा। देखो मैग्नीट्यूड किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा तो चेंज कैसे होगा, डायरेक्शन के बारे में कहीं कहा नहीं गया तो मतलब वो भी चेंज नहीं हो रहा। इनफैक्ट उसने खुद ही लिख दिया कि फोर्स कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का भी सवाल करते हैं, फिर देखते हैं कि इससे हमने कंक्लूजन क्या ड्राइव किया है। कॉपी कर लो जल्दी से। अब ये मेरा बेटा आपके सामने एक और क्वेश्चन मेंशन है और अब की बार मैंने डेलिबरेटली एक वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ताकि जो चीज मैंने आपको समझानी है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस सवाल को खुद से कर सकते हो क्योंकि ये आपको आता है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कहता क्या है भैया, कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स दी हुई है F = 3x + 5 न्यूटन। यानी कि आपको नजर आ रहा है कि आपका जो फोर्स है वो फंक्शन है किसका, पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और उसके नतीजे में जो बॉडी डिस्प्लेस हुई है वो कहां से गई है, x = 2 से x = 4 पे गई है। यानी x एक्सिस पे कोई पॉइंट है x = 2, वहां से उठ के कहां चली गई, x = 4 पे। देखो भैया कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका fx ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। हमने fx ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। यहां पे हमारे पास फोर्स होती थी, यहां पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती थी। अगर मैं चेक करूं कि जब x = 0 है तो फोर्स की क्या वैल्यू है, तो भाई यहां से निकलेगी फोर्स की वैल्यू। तो भाई 3 आया एज इट इज, x की जगह पे आ गया 0 + 5, 3 0 0 + 5, तो क्या बन गया ये जनाब 5 न्यूटन। यानी जब x 0 है तो फोर्स का वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन। अच्छा, जब x 2 है तब भी चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या है, क्योंकि x = 2 से x = 4 पे जा रहा है। जब x 2 है तो अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह आ गया 2 + 5, 3 2 जा बच्चे 6, 6 + 5 क्या हो गया 11 न्यूटन। यानी कि जिस पॉइंट से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुई है उस पॉइंट पे फोर्स कितना है, 11 न्यूटन। और देखो फोर्स वेरिएबल है, क्यों, स्टार्ट में जो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, जब बॉडी x = 0 पे थी तो 5 था, अब कितना हो गया, 11 न्यूटन हो गया। अच्छा, x = 4 पे क्या होगा वो भी चेक कर लेते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5, 3 4 जा 12, 12 + 5 कितना हो गया मेरा बेटा 17 न्यूटन। अगर मैं ये सारी चीजें यहां पे मार्क कर दूं, देखो गौर से, तो आपको पता चलता है x = 0, ये है भाईजान x = 0, x = 0 पे फोर्स का वैल्यू कितना है 5 न्यूटन। मान लो मैंने इसको मार्क कर दिया 5 न्यूटन, यानी कि ये मेरा पॉइंट क्या बनेगा 0,5। जब आप x पे थे, x पे वैल्यू 0 थी तो y पे वैल्यू कितनी आ रही है 5। x = 2 पे चेक करो, 2 पे फोर्स कितनी आ रही है 11। ये मान लो x = 0, ये मान लो x = 1, ये था हमारे पास x = 0, x = 1, ये मान लो x = 2। x = 2 पे फोर्स कितनी आ रही है 11, ये 5 है, ये तो अल्टीमेटली यहां कहीं पे आपके पास 11 आ रहा होगा बच्चे। अगर ये 5 है तो 10 इसका डबल होगा, 11 यहां कहीं आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने बनाया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास 2,11। 2,11 क्या शो कर रहा है, x का वैल्यू 2 है,
और आपके पास जो फोर्स है मेरा बेटा, इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, सीध में आ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। समझ आती है? ये नया काम नहीं हो रहा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला ही काम हो रहा है, क्योंकि मुझे आगे की कहानी इससे लिंक करनी है। जब x इक्वल 4 है, देखो 1 2 के बाद यहां कहीं पे यकीनन 3 आएगा, फिर यहां कहीं पे क्या आएगा, 4 आएगा। सही है? ये सब नजर आ रहा है ना भाई पीछे से? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब x इक्वल 4 पे क्या फोर्स है भैया, 17 न्यूटन। तो बच्चे ये 11 हो गया, तो अल्टीमेटली इतना आपके पास यहां कहीं पे जाके ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। देखो मैं यहां लिख भी देता हूं, देखो ये फोर्स कितनी है मेरा बेटा, 11 न्यूटन, और यहां कहीं पे ये वाली फोर्स कितनी आ रही है आपके पास, 17 न्यूटन, और ये वाली कितनी थी मेरा बेटा, ये वाली फोर्स कितनी थी यहां पे आपके पास, ये वाली आपके पास आ रही थी 5 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, सही। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके पास हो जाएगा 4,17। अब अगर मैं इस ग्राफ को कनेक्ट करता हूं तो मेरा बेटा आपके पास ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बच्चे। आगे कहां तक जा रहा है कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। अब आपको इसमें से कौन सा वर्क डन कैलकुलेट करना है, गौर से देखें। आपको कह रहे हैं x इक्वल 2 से x इक्वल 4 तक का, यानी कि मेरा बेटा ये है x इक्वल 2 वाला पॉइंट, ये है मेरा बच्चा x इक्वल 4 वाला पॉइंट, यानी कि आपको जो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है वो ये वाला करना है। बोलो समझ आ गया? अब इसके अंदर भी अगर आप देखते हो तो आपको दो फिगर्स नजर आ रही हैं, गौर से देखो। एक फिगर ये रही और एक फिगर ये रही, दो फिगर, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है और एक आपको ऐसे रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो अगर मैं एरिया 1 कैलकुलेट करूंगा इसका, सही भाई, x इक्वल 0 से बॉडी तो पता नहीं कहां तक जा रही है, लेकिन मुझे वर्क डन कैलकुलेट करने कहा गया है x इक्वल 2 से x इक्वल 4 के बीच का। तो बच्चे ये देखो, ये है जो एरिया नंबर 1 है वो इस रेक्टेंगल का होगा, वो कैसे आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से आएगा। देखो भैया ये विड्थ है 4 से 2 तक, तो 4 - 2 क्या हो गया, 2 हो गया। ये इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट कितनी है 11, और यहां क्या है 0, 11 - 0 यानी क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो 2 11 से कितना हो गया 22 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल के बराबर होता है। अगर इसमें जरा से भी दिक्कत हो रही है तो आप इससे पहले वाला लेक्चर पूरा कर लेना, उसमें ये सब बातें ऑलरेडी बहुत तफसील से कवर है, ठीक है। यहां हमारा मेन टारगेट ये सीखना नहीं है, इसको यूटिलाइज करके कंजर्वेटिव फोर्स सीखना है। अब A2 इसका निकालना है मुझे, तो ये वो है ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मेरा बच्चा। अब बेस ये रहा, देखो ये क्या है 2 है, ये क्या है 4 है, तो बेस क्या हो गया 4 - 2 यानी कि 2 हो गया। हाइट ये है, ये हाइट होगी बच्चे, ये हाइट होगी, और ये कैसे आएगी, ये वाले पॉइंट के ऊपर फोर्स कितनी है 17, इस वाले पॉइंट पे फोर्स क्या है 11, तो 17 - 11 ये हाइट होगी। ये हाइट कैसे आएगी, 17 - 11 से आएगी। 17 में से 11 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। समझ आती है बात की? तो जनाबे वाला ये और ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचता है यहाँ पे हमारे पास 6 जूल बचता है। अब मुझे टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मेरा बेटा टोटल वर्क डन कैसे आएगा, 22 जूल्स प्लस 6 जूल्स, क्या हो गया ये हमारे पास 28 जूल्स आ रहा है। समझ आती है बात की? इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक और तरह से देख लो कि आंसर सेम आता है या नहीं, वो भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट। देखो भैया x इक्वल 2, देखो x इक्वल 2 पे मेरे बच्चे हमारे पास कितना था, x इक्वल 2 पे हमारे पास फोर्स क्या आ रही है 11 आ रही है, सही। अच्छा x इक्वल 3 पे अगर मुझे फोर्स निकालनी हो, और से देखो x इक्वल 3 पे अगर मुझे फोर्स निकालनी हो, ये वाली फोर्स अगर मुझे निकालनी हो, तो क्या बन जाएगा 3 × 3 + 5, ऐसे ही है ना भाई, x की जगह 3 आ जाएगा, 3 3 = 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे x इक्वल 4 पे अब फोर्स निकालनी है, तो वो तो निकली हुई है फोर्स x इक्वल 4 पे, कितनी आ रही है 17 आ रही है। गौर से देखना, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, x इक्वल 2 से x इक्वल 4 पे गया। जब आपका ऑब्जेक्ट पहले 2 से 3 पे गया होगा, फिर 3 से 4 पे गया होगा। 2 पे फोर्स कितनी लग रही है 11 न्यूटन, 3 पे फोर्स लग रही है 14 न्यूटन। जब आपका ऑब्जेक्ट 2 से 3 पे गया तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी 1 मीटर, और 3 से 4 पे गया तो भी डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी 1 मीटर। यानी कि मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। हम वेरिएबल फोर्स में ये किया करते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते थे। कितने छोटे सेगमेंट में, उसके अंदर फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो मैंने कहा इसके अंदर एक एवरेज ले लेता हूं, 11 और 14 का अगर एवरेज लूंगा, एवरेज कैसे आएगा 11 + 14 डिवाइड बाई 2, तो 11 + 14 कितना होता है 25, 25 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 25/2। सिमिलरली इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक एवरेज ये वाली फोर्स जो है 12.5 न्यूटन थ्रू आउट एक्ट कर रही है। देखो भैया हम कर क्या रहे हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर एक तो ये तरीका था ग्राफ से निकाल लो, एक तरीका क्या था कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है
उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दें, इतने छोटे सेगमेंट में कि उस एक सेगमेंट में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो भाई मैंने कहा 1 मीटर ये रहा, 1 मीटर ये रहा, इस 1 मीटर में ये कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है। ये कैसे आई, इसका एवरेज निकाल लिया। सिमिलरली यहां फिर से एवरेज निकाल लेते हैं इसके लिए। 14 + 17 कितना होता है, 31 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करेंगे, ये बनता है हमारे पास 15.5 न्यूटन। अब मैंने दोनों सेगमेंट का अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहले सेगमेंट का जब वर्क डन कैलकुलेट करूंगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। पहले सेगमेंट में ये फोर्स लग रही है एवरेज, दूसरे में ये फोर्स लग रही है, तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 12.5 जूल आ गया। फिर 15.5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 15.5 जूल आ गया। ऐड कर लो इन्हें, 12 में 15 ऐड किया तो 27.5 ऐड किया तो 28, यानी कि आपके पास वर्क डन कितना आ रहा है मेरा बेटा, 28 जूल आ रहा है। अब आपने दो सवाल कर लिए, एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब आप नोट करना जरा, आपने इस सवाल में किया क्या, आपने इस सवाल में देखा कि ये जो वेरिएबल फोर्स थी, जो ऑब्जेक्ट को x = 2 से x = 4 पे जा रही है, उसने कितना वर्क डन किया। अगर मैं x = 2 और x = 4 को मार्क करूं तो देखो मेरा बेटा, हमें यहां से ना एक पॉइंट समझ में आता है और फिर मैं उस फिगर पे आऊंगा जो आपने इससे पहले कवर की थी, बनाई थी। अगर मैं यहां पे मार्किंग करता हूं x = 2 और x = 4, देखो ये अगर मेरा x एक्सिस है तो यहां कहीं भाई x = 2 पॉइंट होगा, यहां कहीं भाई x = 4 पॉइंट होगा। ऐसे ही है बच्चे, ये x = 2 होगा, x = 4 होगा। अब आपका ऑब्जेक्ट जब x = 2 से x = 4 पे आया तो उसके ऊपर इस फोर्स ने इतना काम किया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपका ऑब्जेक्ट अगर इस रास्ते से होता हुआ आया तो भी यही वर्क डन हुआ, इस रास्ते से आया तो भी यही वर्क डन होगा, इस रास्ते से आया, देखो ये किसी भी रास्ते से आया वर्क डन यही हुआ। पूछो क्यों, इसलिए कि आपने क्या यहां पे ये चीज स्पेसिफाई करी कि आपका ऑब्जेक्ट x = 2 से x = 4 पर कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता इख्तियार करता हुआ आया। क्या ये चीज आपने कहीं स्पेसिफाई करी, नहीं करी। इसका मतलब ये जो वर्क डन आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से होने वाला वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब आपके जहन में अब ये काउंटर क्वेश्चन आएगा, सर तो इसका मतलब ऐसी अलग अलग फोर्सेस होती हैं, कुछ फोर्सेस से किया जाने वाला काम वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है और कुछ का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्टली दिस इज माई पॉइंट, तभी ये सारा कुछ कराया था मैंने आपको। इससे पहले एक कांस्टेंट फोर्स दिखाई, इसके बाद एक वेरिएबल फोर्स दिखाई। तो बताने का मकसद यह था कांस्टेंट फोर्स या वेरिएबल फोर्स के होने से फर्क नहीं पड़ता। कुछ फोर्सेस बजाते खुद ऐसी होती हैं जिनके ऊपर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर हो गया, समझ आती है बात की। इसी तरह से जो आपने इससे पहले अपनी फिगर बनाई थी वो फिगर भी देख लो बच्चे। एक पॉइंट ए था, एक पॉइंट बी था, बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लगी और बॉडी आपके पास ए से मूव करती हुई बी पे आ गई। हो सकता है ऐसे आई हो सकता है ऐसे आई हो सकता है ऐसे आई हो। क्या सवाल में सवाल पूछने वाले ने कहीं यह बताया कि उसने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? नहीं। इसका मतलब वो कांस्टेंट फोर्स एक ऐसी फील्ड के अंदर लग रही है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है। यहां पे ये वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फील्ड के अंदर लग रही है जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। इतना हिस्सा कॉपी करो। ये जो सारी बातें मैंने अभी बताई हैं इसको पहले लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं, मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेके। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने जो थ्योरी लिखी आ रही है ना, ये थ्योरी वही पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी सारे डिस्कस करने हैं और डिस्कस किए हैं। क्योंकि वो थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाती है, अगर मैं लिख रहा होता साथ में तो मैंने पहले लिख ली है। पहले दिमाग से सब चीज़ें निकाल के वो जो दो एग्जाम्पल आपने अभी करी हैं उससे आपने सीखा क्या? हमने ये सीखा कि जो दो एग्जाम्पल आपने करी उसमें आपने पाथ स्पेसिफाई नहीं किया, रूट स्पेसिफाई नहीं किया जिसके अलोंग ऑब्जेक्ट इनिशियल से उठ के गया फाइनल पे। इसका मतलब वो दो फोर्सेस, पहली कांस्टेंट और दूसरी वेरिएबल फोर्स, ऐसी फोर्स फील्ड्स के अंदर से थी जिसके अंदर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है। पहली चीज ठीक हो गया।
दूसरी बात, अच्छा फोर्स फील्ड क्या होती है? जिसके अंदर कोई फोर्स अप्लाई हो रही हो, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। इलास्टिक फील्ड, जिसमें स्प्रिंग की फोर्स लग रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसमें कूलम की फोर्स लग रही है। समझ आ गई? अब यहां से बारी बारी पढ़ना शुरू कर लेते हैं। वही बातें लिखी हुई हैं जो थ्योरी मैंने अभी आपको बताई है। इन द अबव टू एग्जांपल, जो भी हमने सॉल्व करी, वी डिड नॉट मेंशन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट वाज डिस्प्लेस्ड। करेक्ट? Only the initial and final coordinates were required. It shows that work done is path independent. path पे depend नहीं कर रहा, या work done is same along all the paths। और साथ मैंने यहां पे लिखा in our examples, और यहां पे हाईलाइट भी कर दिया इसको। ये चीज हाईलाइट करने का मकसद ये है, मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा कि work done हमेशा independent of the path followed होता है, नहीं कहा। मैंने बार बार यह कहा, जो दो एग्जाम्पल मैंने ली वो ऐसी फोर्स फील्ड की फोर्स है जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो सर क्या किसी में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। अभी इसके आगे भी थोड़ी सी थ्योरी है, उसको समझाऊंगा भी, फिर लिखेंगे जैसे अभी की है, तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो इसलिए मैंने लिखा इन अवर एग्जाम्पल्स। ठीक है, फोर्सेस इन विच वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो, ऑब्जेक्ट से वर्क डन कराएं और वो पाथ पे डिपेंड ना करे। तो फोर्सेस दैट विल डू द वर्क विच इज पाथ इंडिपेंडेंट आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ये जिस फील्ड में अप्लाई हो रही होती हैं वो कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन क्या बनी? फोर्स लगेगी, बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगी, जो वर्क डन होगा दैट विल डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। पाथ चेंज करोगे तब भी वही वर्क डन होगा। सही है, कंजर्वेटिव फील्ड। 10, if a particle is displaced from position A to position B through 3 different paths under a conservative force field, conservative force field जो कि जिसके अंदर वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो ये कह रहा है अगर 3 डिफरेंट पाथ से मूव करेगा, मान लो A आपका इनिशियल पॉइंट है, B आपका फाइनल पॉइंट है, और A से होता हुआ आपका ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? B पे जा रहा है मेरा बच्चा। तो वो पाथ 1 से जाए, पाथ 2 से जाए, पाथ 3 से जाए। चूंकि इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स तीनों केसेस में सेम है भाई, इनिशियल तीनों में A, फाइनल तीनों में B, तो तीनों का वर्क डन कैसा आएगा? सेम आएगा। क्योंकि वर्क डन के लिए आपको चाहिए क्या होते हैं? फोर्स चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इनिशियल फाइनल कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पाथ तो आपको चाहिए ही नहीं, अभी आपने देखा। तो इसका मतलब वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, या वर्क डन विल बी सेम अलोंग ऑल द पाथ्स। तो चाहे ये पाथ ले, ये पाथ ले, ये पाथ ले, कोई चौथा पाथ ले जो ए से बी को कनेक्ट कर रहा है, वर्क डन विल बी सेम। सही हो गया। एक और डेफिनेशन, इसको अभी हमने प्रूव भी करना है। ये कहता है फर्दर इट कैन बी शोन दैट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0 अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ से क्या मुराद होती है कि देखो समझो, यहां पे ये मान लो A है, ये मान लो मेरा बच्चा B है। समझना, ये मैंने अभी शो किया नहीं है, ये आगे चल के अभी शो करूंगा। लिख यहां इसलिए दिया ताकि नोट्स बनते हुए एक ही बार चीज खूबसूरती से लिख दी जाए। आगे साबित तो हम करेंगे अभी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर जब काम करेंगे। मान लो मेरा बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट A से कहां गया? B पे गया। इसको हम कहेंगे वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A टू B। सिमिलरली मेरा बच्चा जब आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया? B से A पर आया। और से देखना और सुनना और समझना। इसको अगर आप अच्छे से समझना चाह रहे हो ना, तो यहां पे वीडियो को पॉज करो। जो क्वेश्चन नंबर 1 आज के ही लेक्चर का पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया हुआ है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा था? ए से बी पे जा रहा था। आप उस सवाल को जरा रिवर्स करके एक बार सॉल्व कर लो, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा, बगैर ड्राइव किए ही कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने सॉल्व कराया था ए से बी पे जा रहा है, आंसर आ रहा था -9 जूल। आप सॉल्व करना कि वही फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट जा रहा है बी से ए पे, बी इनिशियल कर दो, ए फाइनल कर दो, आपका आंसर आ रहा होगा +9 जूल। बस यही बात यहां पे मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छे। वर्क डन जब आपकी बॉडी ए से बी पे गई, इसको हम कहेंगे वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अगर ये मिसाल के तौर पे +y आ रहा है, मिसाल दे रहा हूं, तो जब बॉडी को आप बी से ए पे लाए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, इसको आप कह रहे हो वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू ए, ये आएगा -y। इतना फर्क होगा बस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन आएगा, एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट वर्क डन आएगा अगर वापस वहां से पहले पॉइंट पे लाएंगे। यानी कि अगर यहां जाते हुए +10 आ रहा है, वापस आते हुए -10 आएगा। जाते हुए -15 आ रहा है, तो आते हुए +15 आएगा। तो नेट वर्क डन कितना होगा? 0 हो जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? नेट वर्क डन 0 हो जाएगा।
पॉइंट क्लियर है? नेट वर्क डन 0 क्यों होगा भाई? ऐड करेंगे प्लस बाय माइनस बाय एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। समझ आती है बात की? ये वही बात लिखी हुई है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे। जो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी है दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू ए। अगर ये प्लस वाई है ये माइनस वाई आएगा। ये भी हमने मजीद साबित भी करना है, और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। फर्दर इट कैन बी शोन दैट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। ये भी हम प्रूव भी करेंगे डेरिवेशन से अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यहां तक रुक के कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन रिवाइज कर लो। कंजर्वेटिव फील्ड की दो डेफिनेशन है। कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही होती हैं। ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। बॉडी किसी भी रास्ते को इख्तियार करते हुए इनिशियल से फाइनल पे जाए, वर्क डन विल बी सेम अलोंग ऑल द पाथ। ये जो मैंने मंजन यहां लिखा हुआ है। दूसरी चीज, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ विल बी 0। ए से बी तक जाने में जो वर्क डन होगा, बी से ए तक आने में उतना ही वर्क डन माइनस में होगा, तो नेट वर्क डन विल बी 0। सही है? जाते हुए जितना काम पॉजिटिव में, आते हुए उतना ही काम नेगेटिव में। अच्छा, अब यहां मिसालें आ गई। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कूलम की फोर्सेस, स्प्रिंग फोर्सेस आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? मैं और आप जिस फील्ड में मौजूद हैं वो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अर्थ हम पे जो फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कंजर्वेटिव है। कूलम फोर्स क्या होती है? जो चार्ज एक दूसरे पे लगाते हैं। अगर ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ऐसे रख दिया जाए, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो वो जो फोर्स है ना, कूलम्स लॉ से आती है, F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वो जो फोर्स है वो भी कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है। सिमिलरली स्प्रिंग की फोर्स, एक स्प्रिंग है उसके आगे मास लगा हुआ है, आप मास को खींच के आगे ले जाते हो, अब स्प्रिंग उस पर ताकत लगाएगा वापस लाने के लिए। ये जो स्प्रिंग की फोर्स है जो हुक्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, वो भी कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इनकी फील्ड भी कैसी हुई? कंजर्वेटिव फील्ड। जो इलास्टिक फील्ड होती है स्प्रिंग वाली, कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। अभी साबित करेंगे। सिमिलरली जो कूलम की फील्ड है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहते हैं, स्टैटिक इसलिए कहते हैं कि चार्ज रुका हुआ होता है, वो भी कैसी है? कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब नॉन कंजर्वेटिव की बात आ रही है। नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन क्या होगी? कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, वर्क डन इज सेम अलोंग ऑल द पाथ्स, नेट वर्क डन इज 0। इसको उल्टा कर लो भाई। वर्क डन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। कैसे करता है? अभी आएगा, हौसला सब आएगा। दूसरी चीज, जब पाथ पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियस सी बात है, एक रास्ते का वर्क डन कुछ और होगा, रास्ता चेंज करोगे तो वर्क डन कुछ और होगा, रास्ता चेंज करोगे तो वर्क डन कुछ और होगा। जब जाहिर है पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो जब रास्ता चेंज करेंगे तो वर्क डन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इफ वर्क इज पाथ डिपेंडेंट या वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी from path 1 is not equal to the work done from path 2 is not equal to the work done from path 3. The forces are called non-conservative forces and field is non-conservative field. आगे उसकी डेफिनेशन दी हुई है। फ्रिक्शनल फोर्सेस, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन के ऊपर 2 घंटे का एक भरपूर लेक्चर दिया था कि आपका ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो जो सरफेस इन कांटेक्ट होता है उसके अंदर एक फोर्स लगती है जो रिलेटिव मोशन को ओपोज कर रही होती है। आपकी गाड़ी आगे जाने की कोशिश कर रही है तो वो पीछे लग रही है, गाड़ी पीछे आने की कोशिश कर रही है तो फोर्स आगे लग रही है। दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसका काम रिलेटिव मोशन को ओपोज करना होता है। ये या विस्कस फोर्सेस। विस्कस फोर्सेस क्या होती हैं? ड्रैग फोर्सेस। मतलब फ्लूइड्स के अंदर जो फ्रिक्शन होती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। जैसे शहद है, शहद को अगर आप ऐसे जमीन पर डालोगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, आराम से बहेगा नहीं। पानी को डालोगे आराम से फ्लो कर जाएगा, शहद को डालोगे आराम से फ्लो नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा। ये जो रेजिस्टेंस है फ्लूइड्स के अंदर फ्लो करने के मामले में, दैट इज विस्कोसिटी। ड्रैग फोर्सेस, अभी फ्लूइड डायनामिक्स में पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉट 0 इन अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। समझ आ गई बात की भैया? ठीक है, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, कुछ और चीज सीखते हैं। अब देखो मेरा बेटा, अभी हमने ये चीज देखी कि हमारे पास जो फ्रिक्शनल फील्ड है वो बेसिकली क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है।
अच्छा, अब आपके जहन में आएगा सर जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है इसमें भी तो एयर मौजूद है, एयर की भी तो फ्रिक्शन होती है, या जमीन है, जमीन की भी तो फ्रिक्शन होती है, एग्रीड। लेकिन जब हम आइडियल सिस्टम कंसीडर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अर्थ जो फोर्स लगा रहा है उसके मुकाबले में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ना होने के बराबर है। अब हमने क्या करा, अब हमने एक फ्रिक्शनल फील्ड कंसीडर कर ली। फ्रिक्शनल फील्ड का मतलब क्या है, जिसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एग्जर्ट हो रही है। यानी कि अगर आप जमीन पे कोई चीज घसीटते हो, जमीन पे अगर मैं कोई डब्बा घसीटता हूं तो अगर जमीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना लगाए मेरे लिए वो डब्बा घसीटना क्या है, बहुत आसान है। अगर जमीन फोर्स लगाएगी तो मेरे लिए वो डब्बा घसीटना क्या है, मुश्किल है। समझ आ गई? ये वही आपके सामने लिखा हुआ है। लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मेरी आदत नहीं है अमूमन इस तरह थ्योरी लिखने की, लेकिन इससे ये बेहतर समझ में आएगा और किताब पढ़ने में मजा आएगा, इसलिए लिख दिया। लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बच्चे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके भी लिखा है। वो बताने का मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है या आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पे नॉन जीरो है। इसके अंदर आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए ए और बी। आप ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पे लेके जाते हो 2 रास्तों के अलोंग। एक आप लेके जाते हो ऐसे, एक आप लेके जाते हो ऐसे। आप नोट करो जो आपका ये पाथ नंबर 2 है, ये पाथ बी जो पाथ नंबर 1 है इसके मुकाबले में कैसा है, ग्रेटर पाथ है। भाई इस रास्ते की लंबाई ज्यादा, इस रास्ते की लंबाई कम। अब आप सोचो, समझना जरा। एक नॉर्मल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से जो आपका पाथ नंबर 2 है ना ये 20 मीटर का है, मिसाल दे रहा हूं वैसे ही, और ये जो पाथ नंबर 1 है ना ये 5 मीटर का है। देख के लग रहा है ना ये छोटा है और ये बड़ा पाथ है। मान लेते हैं कि ये एक ऐसी फ्रिक्शनल फील्ड है कि इसके अंदर अगर आप 1 मीटर कोई ऑब्जेक्ट घसीटते हो, समझना 1 मीटर कोई ऑब्जेक्ट घसीटते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ता है 1 जूल। समझना जरा, 1 मीटर आप कोई ऑब्जेक्ट घसीटते हो, कोई डब्बा घसीटते हो तो आपको काम करना पड़ता है 1 जूल। जब आप बड़े रास्ते से गए तो कितना चलना पड़ा, 20 मीटर। ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी तो काम कितना पड़ना पड़ेगा, 20 जूल, मिसाल जो दी है। छोटे रास्ते से गए तो कम देर के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी तो काम भी कम करना पड़ेगा। समझ आ गई? तो वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड। सिमिलरली विस्कोसिटी वाले केसेस के अंदर भी ऐसा ही होगा कि वर्क डन विल डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। यही लिखा हुआ है हमारे पास। यहां पे वर्क डन अगर आपको दिखाए ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपके पास वर्क डन इन पार्ट 2 ज्यादा है और वर्क डन इन पाथ नंबर 1 कम है। यही लिखा हुआ है, ये बड़ा है ये छोटा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे जा रहे हैं। दूसरी बात, वर्क डन along path 1 is not equal to work done along path 2। समझ आ गई बात की? अब इसी को देखो एक और तरह समझना, जरा समझना बात को। देखो मेरा बच्चा जब आप ए से बी पे आ रहे हो आप कितना चल के आए, 20 मीटर। मैंने कहा ये एक ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाली फील्ड है, 1 मीटर चलने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 1 जूल। जब आप 20 मीटर चले तो वर्क डन कितना कर लिया, 20 जूल कर लिया। अच्छा, जब आप ए से बी पर आए तो आप कितना चले, 5 मीटर। 1 मीटर चलने पे काम कितना करना था, 1 जूल। तो 5 मीटर चलने पे काम कितना हो गया आपका, 5 जूल। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब अगर इसी को मैं इस तरीके से शो करूं, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। अजान हो जाए बच्चे, चलते हैं आगे। तो मैंने मान लिया मेरा बेटा हमारे पास ये 2 पॉइंट्स है उसी फ्रिक्शनल फील्ड के अंदर जिसका हम तस्करा कर रहे थे ना। तो आप जब इस रास्ते से गए यहां पे तो आपको 20 मीटर चलना पड़ा, यानी कि आपका वर्क डन कितना हुआ, 20 जूल हुआ। जब आप इस रास्ते से गए थे तो वर्क डन कितना हुआ था, 5 जूल। अब आप ए से बी पे गए और बी से क्या हुआ मेरा बेटा, आप वापस कहां आ गए, ए पे आ गए। लेकिन आपने रास्ता पहले वाला नहीं लिया, गए आप इस रास्ते से, वापस आप इस रास्ते से आए। देखो जाते हुए कितना काम करना पड़ा था, 5 जूल। तो इसका मतलब वापस आते हुए कितना काम हो जाएगा, -5 जूल। समझ आती है बात की? भाई आते हुए काम कितना हो जाएगा, -5 जूल। क्योंकि रास्ता छोटा है ना ये, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम देर के लिए लगेगी तो वर्क डन कम होगा। अब आप नोट करो, अगर मैं 20 में से 5 को माइनस कर भी दूं तो क्या वर्क डन 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। यह बताने का मकसद था कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज नॉट 0। वजह, क्योंकि अगर आपका एक तरफ का रास्ता बड़ा है और एक तरफ का रास्ता छोटा है तो जाते हुए आपने ज्यादा काम किया, आते हुए आपने काम कम किया, तो नेट वर्क डन विल नेवर बी इक्वल टू 0। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन 0 क्यों होता है, क्योंकि वहां पे पाथ की डिपेंडेंसी है ही नहीं। हर रास्ते का काम कैसा है, एक ही जैसा है। तो जाते हुए +y, उसी पॉइंट पे आते हुए -y, भले कोई भी रास्ता लो, नेट वर्क डन 0 हो गया। क्लियर हो गया बच्चे? कॉपी कर लो। अब हमने क्या करना है, हम साबित करेंगे कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक अदद
कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब मेरा बेटा जल्दी से रिवाइज कर लो कि आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की डेफिनेशन क्या है। कंजर्वेटिव फील्ड कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही हो और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। दूसरी डेफिनेशन, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। मैंने आपको यहां 3 मिसालें बताई थी अभी कंजर्वेटिव फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ की है, इलास्टिक फील्ड जो मास स्प्रिंग सिस्टम की है, और कूलम वाली फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो चार्जेस की होती है, स्टैटिक चार्जेस की। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये 2 डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता या वर्क डन सारे पाथ का सेम होता है, वो, और दूसरी चीज कि नेट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, अगर ये 2 चीजें मैं आपको साबित कर दूं तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो यही बात साबित करने लगे। मान लो मेरा बेटा हमारे पास ये एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस तरीके से 3 रास्ते हैं मेरे पास। ठीक है सर, रास्तों से क्या मुराद है, अभी सब समझते हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक कोई पॉइंट ए है, ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास कोई एक पॉइंट बी है, ये मान लो मेरे बच्चे हमारे पास कोई एक पॉइंट सी है। ठीक है, हम 2 तरह से साबित करेंगे। पहला, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मान लेते हैं कि बच्चे, जो पहली डेफिनेशन में साबित करा रहा हूं, पहली डेफिनेशन क्या है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता या वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इसी का मतलब ऑफ द पाथ फॉलोड, इसी का मतलब यह भी निकलता है कि आप कोई भी रास्ता इख्तियार करोगे, वर्क डन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वर्क डन इज सेम अलोंग ऑल द पाथ्स, वर्क डन इज सेम अलोंग ऑल द पाथ्स। ठीक है मेरा बच्चा, अब अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो इसका मतलब यहां पे जो फोर्स लग रही होगी वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाली होगी। हम जा कहां से कहां रहे हैं, हम ए से सी पे जा रहे हैं, यानी ए मेरा इनिशियल पॉइंट है और सी मेरा फाइनल पॉइंट है। आप देखो, आपको 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, एक ए से बी पे आए, बी से सी पे आए, जिसको मैंने रेड से शो किया। एक आप डायरेक्टली ए से कहां आ गए, सी पे आ गए। 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं दोनों रास्तों का वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, एक ये होगा वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू सी, डायरेक्टली आ जाएगा। एक ऐसे आएगा वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, देन इसमें ऐड कर लूंगा वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी, इन दोनों को जमा करूंगा तो इस रास्ते का वर्क डन, ये अकेला इस रास्ते का वर्क डन। अगर ये दोनों वर्क डन मेरे सेम आ जाएं तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली डेफिनेशन ट्रू हो गई और जो मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। सही, अब यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं ए से लेकर आ रहा हूं सी पे, एक बार ए से लाऊंगा बी पे, बी से लाऊंगा सी पे, एक बार ए से डायरेक्टली कहां ले आऊंगा मेरा बेटा, सी पे। ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर मैं पूछता हूं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन सी लग रही है, इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं मेरा बच्चा कि जो मास है वो है हमारे पास m, तो मुझे पता है अगर इसका मास m है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, जिसको आप वेट कहते हो, और इसका फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स mg, और ये कहां पे एक्ट करता है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और यहां का ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास ये जो ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल, इसकी ये वाली जो साइड है इसको मान लेते हैं साइड D1, ये वाली जो साइड है इसको मान लेते हैं साइड D2, इसको मान लेते हैं मेरा बेटा साइड D। कोई मसला तो नहीं है। ट्राइंगल की ये साइड D1 हो गई, ये साइड D2 हो गई, ये साइड D हो गई। मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा हम करने क्या जा रहे हैं। हम ये साबित करने जा रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसके अंदर ये मास रखा हुआ है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। साबित करने के 2 पैरामीटर्स हैं या 2 तरीके हैं, 2 डेफिनेशन है। पहला, वर्क डन हर पाथ के अलोंग सेम होता है। तो मैंने कहा भाई एक बार इस ऑब्जेक्ट को ए से सी पे यहां से लाएंगे, एक बार यहां से लाएंगे, दोनों का वर्क डन कंपेयर कर लेंगे। इफ वर्क डन इज सेम तो ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी कंजर्वेटिव फील्ड इस डेफिनेशन के तहत। फिर नेट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ देख लेंगे जीरो हो रहा है या नहीं, उससे ही पता चल जाएगा। तो मैंने बता दिया भाई ये जो रास्ता है और ये जो इनके दरमियान का एंगल थीटा है, इस वाली साइड की लेंथ D1, इसकी लेंथ D2 और इधर हो गई D। ठीक है, यानी कि एक बार आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ये D डिस्टेंस कवर करके आएगा, एक बार D1 और D2 का मिलाकर डिस्टेंस कवर करके आएगा। सॉल्व करते हैं। अगर मुझे कैलकुलेट करना हो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A टू C, ऐसे A टू C डायरेक्टली आ रहा है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट S। F से मुराद जो फोर्स लग रही है,
एस से मुराद जो डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं आपसे पूछता हूं फोर्स कहां लग रही है, तो भाई फोर्स ऐसे लग रही है, डाउनवर्ड, ऐसे लग रही है ना भाई, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, बॉडी ऐसे जा रही है, ये जो मार्कर है ये शो कर रहा है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ऐसे फोर्स लग रही है। तो भाई साहब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा। एफ से मुराद जो फोर्स लग रही, एस से मुराद जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही, थीटा म्यूचुअल एंगल है इन दोनों के दरमियान में। अभी आपको म्यूचुअल एंगल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, म्यूचुअल एंगल, ठीक है, टेल टू टेल एंगल पढ़ा चुका हूं। एफ क्या है, वेट के बराबर है, एस क्या है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, डी के बराबर, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ओपन कर लेंगे तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, और आगे आ गया डी कॉस थीटा, ठीक है मेरा बेटा, समझ आती है बात की। भाई वेट की जगह एम जी आ गया, डी कॉस थीटा चिपका दिया उठा के। ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं मार्किंग करता हूं तो ये 90 डिग्री होगा, ये वाली साइड हो जाएगी मेरा बेटा हमारी बेस। कैसे पता चला बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल में जिस साइड पे दो एंगल लाई करते हैं वो बेस है, ये दो एंगल वाली साइड बेस। जो 90 के सामने वाली होती है इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है, कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस, बेसिक मैथ्स में सब पढ़ाया है ये मैंने। D2 ये बेसिकली क्या है मेरा बेटा, हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। अब अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा की रिलेशन अप्लाई करता हूं, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है D1, हाइपोटेन्यूस क्या है D के बराबर है, D डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स D1 विल बी इक्वल टू D कॉस ऑफ थीटा। आ गया, यहां आके पुट कर लेंगे, डी कॉस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा। यानी कि वर्क डन ए से सी तक जाने का कितना आया मेरा बेटा, mg_d1 के बराबर आ गया। समझ आ गई बात की भैया, हो गया ये वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू सी कितना आ रहा है, mg_d1 के बराबर आ रहा है। अब क्या करना है, अब दूसरे रास्ते का वर्क डन निकालना है। दूसरे रास्ते का वर्क डन दो स्टेप्स में आएगा, पहले ए से बी पे आएंगे फिर बी से सी पे जाएंगे। तो पहले निकाल लेते हैं ए से बी वाला वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। फॉर्मूला वही है मेरा बच्चा, एफ डॉट एस। ओपन करेंगे क्या बनता है, एफ एस कॉस थीटा। कहां से कहां आ रहा है, ए से बी आ रहा है, बॉडी ऐसे आ रही है नीचे, तो भाई फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड, फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड। बॉडी आ भी कहां रही है, नीचे, गौर से देखना, फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड, बॉडी आ भी कहां रही है, नीचे। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी कि एफ D1, क्योंकि डिस्टेंस कितना कवर करेगा, D1, और आगे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। समझ आ गया। जो फोर्स लग रही है वो वेट के बराबर है, तो W D1 और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 के बराबर। W वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी कितना आ रहा है, mg_d1 के बराबर आ रहा है। अच्छा, अब निकालना है वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी, क्योंकि टोटल वर्क डन तो ऐसे ही आएगा जब इसका भी निकाल के ऐड कर लेंगे। वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी, एफ डॉट एस। ओपन कर लेंगे तो क्या है भाई, एफ एस कॉस थीटा। बॉडी बी से सी पे आ रही है, मूव कर रही है बॉडी ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ये रही, डिस्प्लेसमेंट ये रही। फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड, बच्चे फोर्स ये लग रही है, डाउनवर्ड। फोर्स कहां है, डाउनवर्ड। बॉडी आ कैसे रही है, ऐसे। फोर्स कहां लग रही है, डाउनवर्ड, बॉडी आ ऐसे रही है। फोर्स डाउनवर्ड क्यों लग रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स कौन सी होती है, वेट। वेट कहां एक कर रहा है, डाउन, वेट नीचे एक कर रहा, बॉडी ऐसे आ रही। एंगल कितना है, 90 डिग्री। भाई फोर्स नीचे, बॉडी यहां, एंगल 90 डिग्री, तो बन जाएगा वेट D2 cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 का हमें पता है कितना होता है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0। अगर मुझे इसका टोटल वर्क डन निकालना होगा इस पाथ का, पाथ नंबर 2 का, तो टोटल वर्क डन पाथ नंबर 2 का जो आएगा, इसको तो मैंने कह दिया, ये मेरे पास वर्क डन है पाथ 1 का। पाथ 1 कौन सा है, यहां डिफाइन भी कर लेते हैं। जो मेरा बेटा आप ए से सी पे आ रहे हो ना, ये जो आप ए से सी पे आ रहे हो, ये आपका पाथ 1 है, जो आप डायरेक्टली आ रहे हो ऐसे। जो आपका पार्ट 2 है ना, उसमें आप कैसे आ रहे हो, उसमें आप ए से आ रहे हो पहले बी पे, फिर बी से आप कहां आ रहे हो, सी पे। 1 में आप ए से डायरेक्टली कहां आ रहे हो मेरा बच्चा, सी पे आ रहे हो। इसको मैंने कह दिया वर्क डन पार्ट 1 का, इसे कह रहा हूं वर्क डन पार्ट 2 का। पार्ट 2 का वर्क डन कैसे आएगा, दोनों वर्क डन को ऐड कर लेंगे। वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी। ए से बी वाला वर्क डन कितना आया, ये निकाला था ना, कितना आया, mg_d1, और मेरा बेटा दूसरे वाले का क्या आया, 0 आया। कुल मिला के क्या हो रहा है, mg_d1। तो भैया ये है पार्ट 1 का वर्क डन, और ये पार्ट 1 का वर्क डन, ये पार्ट 2 का वर्क डन। क्या आपको वाज़े तौर पे ये चीज नजर आ रही है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। जब आपने इनिशियल और फाइनल अपने फिक्स कर लिए, चाहे आप ऐसे आओ, चाहे आप ऐसे आओ, चाहे आप ऐसे होते हुए आओ, हर केस के अंदर ऐसे होते हुए आओगे, तब भी आपके पास यही केस होगा जो अभी आपको मैंने सिखाया है। वर्क डन कैसा आ रहा होगा, आपके पास सेम आ रहा होगा। पॉइंट समझ आ गया, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड।
समझ आ गई बात की? तो इससे हमने प्रूव कर लिया। आप यहां लिख सकते हो कि वर्क डन इन बोथ द केसेस, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी या मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू सी वाया बी इज सेम। तो आप बोलोगे कि आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर है? अब दूसरी डेफिनेशन से भी प्रूव कर लेते हैं कि नेट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। कॉपी कर लो इतना हिस्सा। चलो मेरा बेटा, अब जल्दी से जो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड की दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है? नेट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। अब उसको हम साबित कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? इसी सेम डायग्राम के ऊपर वर्किंग करेंगे और उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है? आसान सा टॉपिक है, मुश्किल नहीं था। मुश्किल बस स्टार्ट के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो था, जिसमें अगर आपको फील आ गई ना कि कंजर्वेटिव फील्ड है क्या, तो मज़ा आ गया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी कहानी भी चेंज कर देता हूँ, फिर यहाँ लिख भी देता हूँ। अब हम क्या करने लगे हैं भैया? अब हम दूसरी डेफिनेशन से यही वाली बात साबित करने लगे हैं, ठीक है? तो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0। यहां लिख लेते हैं, वर्क इन अ क्लोज पाथ इज 0। किसके अंदर? कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। सही है? तो हम क्या करेंगे बच्चे, और से देखना, हम ए से जाएंगे बी पे, बी से जाएंगे, ए से जाएंगे बी पे, बी से जाएंगे सी पे, सी से वापस कहां आएंगे? हम ए पे आएंगे। और हम ये देखेंगे कि क्या हमारा नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लोज पाथ क्या होता है? वो पाथ जहां पे आप शुरू करो और वहीं से अपना सफर खत्म करो। तो आप ए से शुरू कर रहे हो, वापस खत्म भी कहां कर रहे हो? सी पे कर रहे हो, ठीक है? ए पे कर रहे हो, सी बोल रहा हूं, ठीक है? तो बच्चे ए से जाएंगे बी पे, बी से सी पे, और सी से मेरा बच्चा वापस हम कहां पे आएंगे? ए पर आएंगे, ठीक है जनाबे वाला? तो इसको मुकम्मल कर ले पहले, चलो। और फाइनली वापस सी से कहाँ आ जाएंगे? ए पे आ जाएंगे। और कैलकुलेशन क्या होगी? वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, देन वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम सी टू ए। और सबको टोटल करके देखना है कि हमारा आंसर 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। समझते हैं हम जरा, ठीक है? सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई? वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। सही है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या है मेरा बच्चा? एफ डॉट एस। देख लेते हैं भाई पीछे से कोई मसले मसाइल तो नहीं हुए हुए। एफ डॉट एस, कोई मसला नहीं है, ठीक है? चल रहा है। ओपन कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई साहब? एफ एस कॉस थीटा। जब आप ए से बी तक का वर्क डन निकाल रहे हो तो बॉडी ए से बी पे ऐसे आ रही है, फोर्स भी कहां लग रही है? नीचे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है। वेट कहां है? कर रहा है डाउनवर्ड। बॉडी आ भी कहां रही है? डाउनवर्ड, ठीक है? तो बच्चे एफ की जगह पे आ गया वेट, और एस की जगह पे आ गया हमारे पास ये डिस्टेंस d1, क्योंकि ए से बी पे आ रही है। फोर्स भी नीचे लग रही है, बॉडी भी नीचे आ रही। इसका मतलब आपके पास थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। भाई ये 0 डिग्री समझ आया? भाई फोर्स ऐसे लग रही डाउनवर्ड, बॉडी आ भी कहां रही? डाउनवर्ड, तो अल्टीमेटली थीटा हो गया 0। cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ये हो गया mg, और ये आ गया d1, और आगे cos 0 डिग्री हो गया 1। ये वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब अगर निकालना हो मेरा बेटा वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी, ऐसे जा रही है बॉडी, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट एस। ओपन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो जनाब फोर्स कौन सी लग रही? वेट के बराबर। डिस्टेंस कवर हो रहा d2। अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल, तो बच्चे देखो डिस्प्लेसमेंट ये वाली कवर हो रही और फोर्स ऐसे लग रही है। बच्चे जब ऑब्जेक्ट यहां है और यहां से यहां जा रहा है तो इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रही है, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस ग्रीन मार्कर के अलोंग कवर हो रही है। एंगल कितना है? 90 डिग्री। हर जगह पे एंगल यहाँ पे क्या चलेगा? 90 डिग्री चलेगा। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ आगे आ जाएगा 90 डिग्री। और हमें पता है कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर विल बी 0। बी से सी तक ले जाने में आपको बॉडी पे कोई काम नहीं करना पड़ा। समझ आ गई? अच्छा, अब जाना है आपने सी से ए। अच्छा, अब ये सी से ए वाला जो मरहला है ना बेटे, ये थोड़ा सा है अच्छा मरहला, उसको देख लो जरा। बच्चे जब आप सी से ए पे जा रहे हो, आप देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन के अलोंग है। देखो जब आप सी से ए पे जा रहे हो, आपकी बॉडी अभी सी पर है, जा कहां रही है? ए पे। इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट, बोलो हाँ या ना? ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? इसको भी सही से बनाते हैं। डिस्प्लेसमेंट बच्चे इस डायरेक्शन के अलोंग है। फोर्स कहां लग रही है? ये पॉइंट सी है। फोर्स कहां लग रही है? फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। बॉडी ऐसे जा रही है, यानी कि अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा मेरा बेटा, गौर से देखना, फोर्स कहां लग रही है? जो वेट की फोर्स है वो ऐसे लग रही है, और जो बॉडी मूव कर रही है मेरे बच्चे वो ऐसे जा रही है। बोलो हाँ या ना? ये है डिस्प्लेसमेंट जिसके अलोंग हो रही है, जिस डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऐसे,
फोर्स ऐसे, तो अगर आप दरमियान में एंगल देखोगे, ये है दरमियान का एंगल, बोलो हाँ या ना, ये तो आपको पता ही नहीं है अभी तक। अब क्या करें बच्चे, अगर मैं इसी तरह की एक लाइन यहां भी ड्रॉ कर लूं, ये तो हमें पता है ना डी हाइपोटेन्यूज के बराबर है, इसको उड़ा दो आप। अगर मैं इसी तरह की एक लाइन यहां भी ड्रॉ कर लूं मेरा बच्चा, देखो जरा, अगर लाइन ड्रॉ करता हूं अगर मैं यहां पे, तो गौर से देखो, क्या मैं कह सकता हूं ये एक Z बन रहा है, बोलो एक Z बन रहा है, ये ऐसे Z, देखो दिख रहा है Z, तो जो एंगल ये वाला होगा मेरा बेटा वही एंगल ये होगा, क्योंकि हमें ये बात बचपन में कभी पढ़ाई जाती है कि आपके पास ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, Z वाले जो एंगल्स होते हैं, तो Z बन रहा है, देखो ये Z बन रहा है मेरे बच्चे, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, सेम हो जाते हैं, तो जो थीटा वहां है वही थीटा यहां आ गया। अब ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो बच्चे स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलो हाँ या ना भाई, टोटल एंगल कितना है 180। अगर मैं 180 में से थीटा निकाल दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, अरे भैया हाँ या ना। देखो समझना सर, आपने ये थीटा एंगल क्यों नहीं लिया, देखो समझो, अगर मैं, गौर से सुनना, कॉन्सेप्चुअल बात है जो हम पहले कवर कर चुके हैं, अगर मैं इस फोर्स का फ्री वेक्टर बना के यहां बना भी दूं, ये फोर्स का फ्री वेक्टर मान लो है, तो भी ये थीटा नहीं लिया जा सकता। वजह, ये फोर्स वेक्टर का हेड है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल है, हेड टू टेल एंगल बन रहा है थीटा। मुझे कौन सा एंगल चाहिए होता है, टेल टू टेल एंगल, और हेड टू टेल एंगल अगर बन रहा हो और आपको टेल टू टेल चाहिए हो, कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री माइनस हेड टू टेल एंगल, तो ये बन रहा 180 डिग्री माइनस हेड टू टेल एंगल। वैसे यहां पे फोर्स लग नहीं रही, ये मैंने फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश की थी एक बात, ठीक है, चलो गुड हो गया। तो भाई साहब ये फोर्स है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इस रास्ते के अलॉन्ग हो रही है, एंगल कितना आ रहा है 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं यहां बनाऊंगा तो बन जाएगा जनाबे वाला FS cos थीटा। फोर्स वेट यानी कि mg कहां एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, s d के अलॉन्ग हो रही है, ये d होगी ना, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट d हो गई, और ये क्या आएगा मेरा बच्चा, ये क्या आएगा, कॉस ऑफ एंगल कितना इन दोनों के दरमियान में 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये आ गया हमारे पास। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूं ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। एक बेसिक सा मैथ्स का फॉर्मूला है, देख लो भैया, मैथ्स का एक फॉर्मूला है जो है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। आप में से जो लोग मैथ्स पढ़ रहे होंगे उन्होंने ये पढ़ा होगा लाजमी। तो ये बनता है जनाब कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह जब हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे या इसी तरीके से ऑसिलेशंस पढ़ेंगे ना, SHM, बहुत इस्तेमाल होगा ये फॉर्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस होता तो माइनस आता, सेम फॉर्मूला रहता बाकी, ठीक है। तो जनाब ये वाला कॉस 180 डिग्री माइनस का थीटा, तो क्या बनेगा भाई, कॉस अल्फा कॉस बीटा, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन साइन अल्फा साइन बीटा, सही है भैया। अब देखो cos 180 डिग्री होता है -1, cos थीटा आ गया एज इट इज प्लस एज इट इज, साइन 180 डिग्री होता है 0, साइन थीटा आ गया एज इट इज, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो आंसर विल बी 0। तो क्या बचा यहां पे, माइनस का cos थीटा। अब चाहो आप ऐसे कर लो, चाहो आप ये बात डायरेक्टली याद कर लो कि आपके पास cos 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के बराबर। निकालना मैंने सिखा दिया कि रट्टा कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला भी ड्राइव होता है, लेकिन मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, इसलिए फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करा रहा, वरना ये भी ड्राइव हो जाता है, ठीक है। तो जनाबे वाला क्या बनता है, mgd और आगे क्या आ जाएगा, माइनस का cos थीटा, रीअरेंज करेंगे तो जनाबे वाला माइनस का mgd cos थीटा आ गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले d cos थीटा को लिखा था d1 के बराबर, भाई साहब ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं यहां पे cos थीटा की रिलेशन अप्लाई करूं, cos थीटा क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जनाब बेस क्या है d1, हाइपोटेन्यूज क्या है d के बराबर, तो d1 अपॉन d को उठा के यहां फेंक देंगे तो क्या बनेगा, d1 विल बी इक्वल टू d cos थीटा। आ गया भाई, क्या बनता है, माइनस का mgd1, ये क्या आ रहा है, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम C टू A, सही हो गया, A से B का आ गया, B से C का आ गया और C से A का आ गया। अब मुझे क्या करना है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। यहां पे नजर आ रहा है तो वहीं कर लेते हैं, बिल्कुल। तो मुझे क्या करना है, यहां पे भी नजर आ रहा है, क्या बात है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। बेटे टोटल वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम C टू A, ऐड कर लो। A से B का वर्क डन कितना आया था,
mgd1 प्लस b से c का कितना आया था 0, c से a का कितना आया माइनस का mgd1 प्लस के mgd1 से माइनस का mgd1 मर गया। क्या आंसर आ रहा है 0 आ रहा है, आ रहा है आंसर 0। मैंने भी आपको पढ़ाते हुए एक बात नोट कराई थी, अगर आपको याद हो, याद करो। मैंने कहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने का वर्क डन अगर प्लस y है तो वापस जाने का वर्क डन माइनस y होगा। चेक करो, a से c तक आने का वर्क डन, a से c तक आने का वर्क डन कितना है mgd1। अब बोलोगे सर a से c तक का वर्क डन थोड़ी है, तो a से b का है। अरे मेरे बच्चे, तो b से c का क्या है 0, तो भाई a से c का इसमें अगर 0 ऐड करोगे तब भी रहेगा तो mgd1 ही ना। तो a से c का टोटल वर्क डन कितना आया प्लस mgd1, c से a का कितना आया माइनस mgd1। कहां चला गया ये रहा, तो प्लस y माइनस y, नजर आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है मेरा बच्चा। तो हमने ये साबित कर लिया कि नेट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज 0, जो कि साबित कर रहा है कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, दोनों तरह से इसे क्या कर दिया, साबित कर दिया। सही है भैया, छाप लो। एक सवाल करते हैं और उस सवाल के बाद अपने लेक्चर का मंतकी अंजाम करते हैं। देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन हमारे पास ना मौजूद है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेसनिक क्रेन के अंदर। हेलिडे रेसनिक क्रेन 3 गोरे हैं जिनकी किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के नाम से। उसके अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है वर्क एनर्जी पावर के अंदर। कहता क्या, एक 4 किलोग्राम का पार्टिकल है। आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल जबरदस्त कर देगा, जो भी हमने सब पढ़ा है ना उस सबको एक ही कॉन्सेप्ट में उठा के ठूंस दिया समझो। कहते हैं 4 किलोग्राम का पार्टिकल है, मूव करता है फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन सी, हैविंग कोऑर्डिनेट्स x भी 5 मीटर y भी 5 मीटर, यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, x भी 0 y भी 0। वहां से किसी पॉइंट C पे आ रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,5। कहते हैं द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बता के उसने ये बता दिया कि भाई कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई और मसला नहीं, सिर्फ कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात चल रही है, ठीक है। एक्टिंग अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ये इसलिए बता दिया कि अगर आपके वहमो गुमान में कहीं ना हो तो, वरना ये बात हमें वैसे ही पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लगती है, डाउनवर्ड। अगर ऊपर प्लस वाई है तो नीचे क्या होता है माइनस वाई, वैसे ही मतलब गुड विल जेस्चर में बता दिया, वरना इसकी जरूरत कोई नहीं थी। कहते हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल एज इट गोज फ्रॉम O टू C अलोंग OAC OBC OC। O से C पे जा रहा है 3 रास्तों के अलोंग, O से B से C एक रास्ता, O से C डायरेक्टली, O से A से C तीसरा। कह रहा है आपने तीनों केस के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करना है। फिर सुनो सवाल, आपके पास एक कोई पार्टिकल है जो O पे मौजूद है, O से जा कहां रहा है C पे, 3 रास्ते इख्तियार करके जा रहा है, O से B से C एक रास्ता, O से C डायरेक्टली, O से A से C तीसरा रास्ता। आपने तीनों के केस में वर्क डन निकालना है। सही हो गया भाई। सबसे पहले जो इसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, अगर मैं वो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो फोर्स कौन सी है भाई, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या फॉर्मूला है mg, मास कितना दिया है पार्टिकल का 4, g के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो मैं g को 10 ले लेता हूं भाई, तो क्या आ रहा है भाई 40 न्यूटन। यानी कि जो पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है और यहां से यहां जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 40 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही हैगी। समझ आती है बात की। अब यहां पे आपने करना है वीडियो को पॉज अच्छे तरीके से, और एक बार आपने पहले ढंग से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में मजा आएगा आपको, लाजमी सॉल्व करो। चलो मेरा बेटा, 3 तक गिनने के बाद मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले हम कर लेते हैं वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O B C, यानी कि पहले O से B पे गया फिर O से C पे गया, तो कैसे आएगा। आप बोलोगे भाई वर्क डन पहले आप निकालोगे O से B का, फिर आप निकालोगे मेरा बच्चा वर्क डन किसका, B से C का। ऐसे ही होगा भाई, पहले आप कहां से कहां लेके जाओगे, O से B, फिर कहां लेके जाओगे B से C। तो निकाल लो भाई वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम O टू B। फॉर्मूला क्या होता है F.S, ओपन करेंगे तो क्या बनता है FS cos थीटा। फोर्स कितनी है जनाब 40 न्यूटन। कहां एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। भाई O से B पे जा रहे हैं, बॉडी यहां है, यहां से यहां जा रही है, फोर्स कहां लग रही है डाउनवर्ड, बॉडी जा कहां रही है अपवर्ड। भाई गौर से सुनना और समझ लेना, देखो फोर्स कहां लग रही है इस ब्लू मार्कर के अलोंग, बॉडी जा कहां रही है इस ग्रीन मार्कर के अलोंग। एंगल कितना है 180 डिग्री, और
डिस्टेंस कितना कवर किया भाई साहब, ये डिस्टेंस कितना है 5, कैसे पता चला, लिखा हुआ है ना 5,5, 5 का मतलब 5 आगे गए 5 ऊपर गए, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है 5, ये डिस्टेंस भी कितना है जनाब 5 है, तो 5 आगे गए 5 ऊपर गए, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो बॉडी O से B पे जा रही है, फोर्स नीचे लग रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 5। एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में 180 डिग्री, कैसे पता चला भाई, फोर्स नीचे बॉडी ऊपर जा रही है। अच्छा 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 200, cos 180 डिग्री -1, क्या आ रहा है भाई, माइनस का 200 जूल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम O टू B, सही। अच्छा अब B से C का भी निकाल लें जरा, B से C का भी निकाल लिया जाए अगर, ताकि टोटल वर्क डन हमें मिल जाए OBC का। तो जनाब B से C का वर्क डन, B से C का ऐसे जा रहे हैं ऐसे, भाई जब बॉडी B से C पे जा रही है फोर्स ऐसे लग रही है नेगेटिव y के अलोंग, भाई अगर बॉडी यहां है तो ऐसे है ना मेरा बच्चा, फोर्स यहां लग रही है नेगेटिव y के अलोंग, बॉडी यहां जा रही है, एंगल कितना है 90 डिग्री, नजर आ रहा है, फोर्स यहां लग रही है बॉडी यहां जा रही है, फोर्स यहां लग रही बॉडी यहां जा रही है, भाई बॉडी अब यहां आ गई है ना, अब B से कहां जाएगी C पे, तो फोर्स यहां बॉडी यहां, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो F और चलेगी कितना 5 cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो भाई सब 0 हो गया, तो वर्क डन OBC वाले पाथ का कितना आया, इन दोनों वर्क डन को ऐड कर लेंगे तो -200 + 0 कितना होता है, माइनस का 200 जूल हो जाता है भाई साहब, हो गया। अब क्या करना है, OAC पाथ का भी निकाल लो जरा जल्दी से, OAC का क्या होगा, पहले O से जाएगी बॉडी A पे, फिर A से कहां जाएगी C पे, तो वर्क डन फ्रॉम O टू A प्लस वर्क डन फ्रॉम A टू C, समझ आ गई बात की। O से A पे जाना है, O से A पे जा रहे हैं, अभी बॉडी O पे है, A पे जा रही है, जब O पे है, अरे भैया तुम कहां लग गए, O से जब A पे जा रही है, जब बॉडी अभी O पर है तो फोर्स कहां लग रही है डाउनवर्ड, बॉडी ऐसे जा रही है, फोर्स ये रहा, बॉडी यहां जा रही है, देखो समझो, देखो समझो, ये रहा, ये कैसे फोर्स ऐसे लग रही है, बॉडी यहां जा रही है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो जब हम वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम O टू A कैलकुलेट करेंगे तो F कितना है 40, S कितना है 5, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, cos 90 डिग्री, cos 90 कितना है 0, तो ओवरऑल आंसर हो गया 0। अब है बॉडी A पर आ गई है, बॉडी A पर आ गई, वर्क डन कोई नहीं करना पड़ा, बॉडी A पर आ गई, अब A से कहां जा रही है C पे, तो A पे फोर्स कहां लग रही है डाउनवर्ड, बॉडी कहां जा रही है अपवर्ड, फोर्स कहां लग रही है डाउनवर्ड, बॉडी कहां जा रही है अपवर्ड, एंगल कितना है 180 डिग्री, तो जनाब 40 × 5, 5 ऊपर जाना पड़ेगा ना, तो cos ऑफ 180 डिग्री, सिंपल हो गया, cos 180 कितना है -1, 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 200, क्या हो गया माइनस का 200 जूल, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो यहां का भी टोटल वर्क डन कितना आ रहा है माइनस का 200 जूल आ रहा है, दो बात का वर्क डन तो कैसा आ गया, सेम आ गया, सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड थी, बोल रहे हैं ना, वाहिद फोर्स कौन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वर्क डन तो सेम आना ही था। अब O से C का भी अगर अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया था या समझ नहीं आ रहा था तो अब फिर एक चांस मिल रहा है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो यहां पे, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट का फील आएगा कि हमने जो डेरिवेशन की थी उसको किताब में क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे डाला जाता है, ठीक है। चलो अब देखो O से C पे जब आप जा रहे हो, गौर से देखना, अब अगर मैं आपको यहां ड्रॉ करके दिखाऊंगा, मार्कर चेंज कर लें, अब O से C पे जा रहे हैं, देखो मेरा बच्चा, ये है बेसिकली आपके पास जो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, और बॉडी जा कैसे रही है, ऐसे जा रही है, ये एंगल आपको चाहिए जो कि फिलहाल नहीं बता। अच्छा भैया, अच्छा लास्ट टाइम हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बराबर थे अभी जो डेरिवेशन की थी, अब हमें ये एंगल भी नहीं पता। अगर मुझे ये एंगल चाहिए, गौर से देखना, अगर मैं यहां पे अपनी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करूं मेरा बच्चा, तो ये एंगल थीटा है, जो एंगल ये थीटा होगा वही ये थीटा होगा, तो अगर मैं थीटा फाइंड आउट कर लूं तो ये वाला एंगल निकल आएगा, थीटा निकालना है, ये वाली साइड कितनी है 5 के बराबर, ये वाली साइड भी कितनी है 5 के बराबर। अच्छा ये थीटा और ये 90 डिग्री जिस साइड पे लाई कर रही है, तो ये मेरा बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, समझ आती है। थीटा मालूम करना है, अगर मैं टेंजेंट थीटा की रिलेशन अप्लाई करूं, टोटली पेंटेड ब्लैक P अपॉन B, P कितना है 5, B भी कितना है 5, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स 1 कर देंगे, बेसिक मैथ्स क्लियर होनी चाहिए, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या आएगा भाई 45 डिग्री, ये वाला थीटा कितना हो गया 45, तो ये वाला थीटा भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये थीटा चाहिए, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180 में से 45 निकाल देंगे तो ये कितना बचा जनाब 135 डिग्री, कितना बचा 135 डिग्री, समझ आती है बात की। अच्छा आगे चलते हैं बच्चे, अब जरा अच्छा आगे चलते हैं, तो अब करना क्या है, वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम O टू C डायरेक्टली निकाल रहे हैं, फॉर्मूला क्या है भाई, FS
कॉस ऑफ थीटा। फोर्स कहां लग रही? डाउनवर्ड। कितनी लग रही? 40। अच्छा डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस भी ये वाला चाहिए आपको, ये डिस्टेंस भी चाहिए भी आपको, ये डिस्टेंस भी आपको नहीं पता, ये पता 5, ये पता 5, ये नहीं पता। तो भाई ये डिस्टेंस कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। भाई बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो अगर आप बोलोगे अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 25। भैया ये भी 25, ये भी 25, 25 प्लस 25 50 होता है, 50 को लिख दिया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचता है? 5 अंडर रूट 2, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5 अंडर रूट 2। आ जाओ भाई, यानी कि डिस्टेंस आपको पता चल गया 5 अंडर रूट 2, और आ जाएगा साथ में कॉस ऑफ 135 डिग्री। क्लियर हो गया? अब अगर आप बोर्ड लेवल के बच्चे हो तो कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर सकते हो। अगर आप बोर्ड लेवल के नहीं हो, ई कैट एमडी कैट के लिए लेक्चर देख रहे हो, कहीं के लिए भी, किसी भी प्रोविंस के ई कैट एमडी कैट के लिए देख रहे हो, तो बेसिक मैथ्स के लेक्चर में मैंने आपको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर ये सब निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, cos 135 डिग्री आपके पास आएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2, चेक करना पता चल जाएगा। तो क्या देना? 40 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2। बेसिक मैथ्स 1 और बेसिक मैथ्स 2 3 घंटे के 2 लेक्चर है, पूरे फिजिक्स की कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर है। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 मर गया, मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? माइनस का 200 जूल आंसर आ रहा है। तो आपने नोट किया तीनों केसेस के अंदर आपके पास जो वर्क डन आ रहा है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। भाई अगर ये निकालना नहीं भी आता तो भी बाकी सब चीज तो समझ में आ रही है, ये कैलकुलेटर से निकाल लो जब तक नहीं आ रहा। तो भाई तीनों केस में वर्क डन कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। और हमें ये बात वैसे भी पता चल रही है कि हमारे पास जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड थी, इसके अंदर हमारा वर्क डन कैसा है? सेम होता है। हर पाथ के अलोंग, हर पाथ के अलोंग हमारा वर्क डन कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। समझ आ गई बात की? इसी पॉइंट को जो अभी डिस्कस किया इसको लिख लें जल्दी से, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट A1 हो जाए। तो मेरा बेटा हमने फाइनली ये बात स्टेब्लिश कर ली कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कैसी फील्ड है? एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ड्राइव भी कर लिया, फिर हमने एक ढंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से उसको एनालाइज भी कर लिया। तो उसके नतीजे में जो चीजें सामने आई वो देखो, आप जब निकालोगे ना, आप O से A पे गए, A से C पे गए, आप उसको गौर से देखो। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया वो O से A पर जाते हुए किया, A से C में कोई वर्क डन नहीं हुआ। फिर O से B से C वाले पार्ट में देखो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड ने काम किया वो भी जो काम हुआ, O से B, B से C था, O से B पर जाते हुए किया, B से C पे काम नहीं हुआ। सिमिलरली O से A पे काम नहीं हुआ, मैंने वो थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, ये समझ जाना ऊपर जाते हुए काम किया। ठीक है, वो मेरे अल्फाज आगे पीछे हो गए होंगे, लेकिन ये बात समझ जाना, जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था तब ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस पर काम किया, अदरवाइज काम नहीं हुआ। जब ऐसे जा रहा है तो काम नहीं हुआ। O से B पे जाते हुए काम हुआ, B से C पे काम नहीं हुआ। न्यूमेरिकल में है, चेक कर लो। O से A पे जाते हुए ऐसे काम नहीं हुआ, ऐसे जाते हुए काम हुआ, यही बात लिखी हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। फॉर स्मॉल हाइट्स इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हाइट डिफरेंस पे डिपेंड करता है। हमारे न्यूमेरिकल में 5 था, तो वो 5 से ही फोर्स को मल्टीप्लाई करके आपका वर्क डन बता रहा था। W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा, एफ की जगह आ गया वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एस जो हाइट कवर करी, कॉस 180 क्यों? क्योंकि बॉडी कहां जा रही है? ऊपर, फोर्स कहां लग रही है? डाउनवर्ड, तो माइनस mgh। दिस इज द वर्क डन this is the work that is being done by the gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स ये काम कर रही है जब बॉडी कहां जा रही है? ऊपर, तो ये लिखा हुआ है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लस माइनस mgh इन मूविंग मास m फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। प्लस माइनस mgh क्यों? अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी, गौर से सुनना, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होगी तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है? डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहां लग रही है? डाउनवर्ड। तो ये है प्लस mgh, पॉजिटिव वर्क डन, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा। जब बॉडी ऊपर जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां है? अपवर्ड। तो ये क्या करेगा? उसका काइनेटिक एनर्जी कम करेगा, नेगेटिव वर्क डन। तो प्लस mgh जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, माइनस mgh जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। ये वही बात बनाया हुआ है। A से B पे जा रहे हो, दोनों के दरमियान में हाइट डिफरेंस कितना है? h। तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, A से B पे जा रहे हो, नेगेटिव वर्क डन। ऊपर से नीचे आ रही है बॉडी, B से A पे आ रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन। अब ये स्मॉल हाइट्स के लिए क्यों होता है? बड़ी हाइट्स के लिए फिर क्या होता है वो अभी अगला जो हमारा लेक्चर आएगा ना, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, और वहां पे वर्क डन में
ये mgh क्यों इस्तेमाल नहीं करते, उसका फॉर्मूला क्यों चेंज हो जाता है, तो वहां पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो उम्मीद है आपको कंजर्वेटिव फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, अगले लेक्चर तक के लिए खुश रहो, पढ़ते पढ़ाते रहो।